नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान बनने की कहानी में एक ऐसे अहम किरदार पर बात करेंगे जिनका जिक्र शायद उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। सर बेनेगल नरसिंह राव यानी BN राव। जी बिल्कुल। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर पर्दे के पीछे रह जाने वाला नाम। हमारे पास कुछ लेख हैं। शीर्षक है BN राव, भारत के संविधान के वास्तुकार। तो आज कोशिश करेंगे कि सर राव का योगदान क्या था, डॉक्टर अम्बेडकर के साथ उनका रिश्ता कैसा था, और ये जो विवाद है संविधान निर्माता वाला, उसे भी थोड़ा समझें। हाँ, ये जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात अपने आप में काफी दिलचस्प है कि संविधान का जो पहला ड्राफ्ट था, पहला खाका, वो असल में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने तैयार किया था। सही कहा। और वो सिर्फ एक सलाहकार नहीं थे, इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी रहे, जाने माने विधिवेत्ता थे, और तो और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज भी रहे। अच्छा। जी, 1946 में उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी मिली थी संवैधानिक सलाहकार की। और उनका सबसे बड़ा काम, जैसा आपने कहा, वो 1948 वाला प्रारंभिक मसौदा था। हाँ बिल्कुल। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। इसके लिए उन्होंने अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, UK इन जैसे कई देशों के संविधानों को गहराई से पढ़ा। वहाँ के जो बड़े स्कॉलर्स थे, जज थे, उनसे लंबी बातचीत की। मतलब एक तरह से पूरी दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस को वो भारत के लिए इकट्ठा कर रहे थे। तो इस शुरुआती मसौदे में राव साहब की छाप कहाँ-कहाँ दिखती है? कुछ खास बातें जो उनकी वजह से आईं? हाँ, कई चीजें हैं। एक जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है नीति निर्देशक सिद्धांत, जिन्हें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। अच्छा, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। जी, इनको संविधान में शामिल करवाने में उनकी बड़ी भूमिका थी। ये वो सिद्धांत हैं जो सरकार को रास्ता दिखाते हैं कि नीतियां कैसी होनी चाहिए। उन्होंने आयरिश संविधान से प्रेरणा ली थी इसके लिए। मतलब सिर्फ कानून नहीं, बल्कि एक नैतिक कंपास भी देने की कोशिश। बिल्कुल सही। और इसके अलावा उनका जो दुनिया भर के संविधानों का ज्ञान था, चाहे वो लिखे हुए हों या अलिखित, हाँ, उससे उन्होंने संविधान सभा को बहुत सारे तथ्य दिए, तर्क दिए। इससे पूरी बहस को एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मिला। ये समझने में मदद मिली कि दूसरे देशों ने ऐसी चुनौतियों का सामना कैसे किया। और ये बात तो सचमुच हैरान करती है कि इतने बड़े काम के लिए, इतने महत्वपूर्ण काम के लिए उन्होंने कोई सैलरी नहीं ली। जी हाँ, ये उनके समर्पण को दिखाता है। पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से उन्होंने ये काम किया। अब आते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ उनके संबंधों पर। डॉक्टर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और संविधान को फाइनल शेप देने में उनका रोल तो खैर सब मानते ही हैं। हाँ, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। देखिए, राव और अंबेडकर ने मिलकर काम किया, पर रोल अलग अलग थे। राव ने वो पहला विस्तृत ड्राफ्ट तैयार किया, एक तरह से वो नींव थी। फिर डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में जो प्रारूप समिति थी, उसने उस ड्राफ्ट को लिया, उस पर गहन चर्चा की, उसमें बहुत से बदलाव किए और उसे सामाजिक न्याय, समानता और उस समय की जो राजनीतिक जरूरतें थी उसके हिसाब से ढाला। तो क्या राव का मसौदा सिर्फ एक शुरुआती पॉइंट था या उसका असर ज्यादा गहरा था? देखिए, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआती पॉइंट था, एक मजबूत बुनियाद जिस पर फिर प्रारूप समिति ने आगे काम किया। आप कह सकती हैं कि राव ने वो कानूनी और संवैधानिक ढांचा दिया। हाँ। और अंबेडकर और उनकी समिति ने उसमें वो सामाजिक राजनीतिक आत्मा फूंकी, उसे भारतीय समाज की जरूरतों के हिसाब से बनाया। अच्छा। और खुद डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में राव के काम की, जिन्होंने मटेरियल तैयार किया था, उसकी बहुत तारीफ की थी, उसे बहुत कीमती बताया था। तो ये एक तरह की पार्टनरशिप थी। लेकिन यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है ना? राव का योगदान इतना महत्वपूर्ण होते हुए भी कुछ लोग उन्हें संविधान निर्माता का दर्जा देने की मांग करते रहे हैं, और इसका विरोध भी हुआ है। हाँ, ये बहस उठती रहती है। कई एक्सपर्ट्स और खास तौर पर कई बहुजन संगठन ये मानते हैं कि संविधान निर्माता का जो क्रेडिट है वो मुख्य रूप से डॉक्टर अंबेडकर को ही जाना चाहिए। क्यों? तर्क क्या है इसके पीछे? तर्क सीधा है। उन्होंने प्रारूप समिति को लीड किया, संविधान सभा की बहसों को गाइड किया, इतने सारे संशोधनों को देखा और संविधान को उसका अंतिम रूप दिया। राव का रोल एक बहुत ही ज्ञानी सलाहकार का था, जो बेशक बहुत महत्वपूर्ण था, पर लीडरशिप अंबेडकर की थी। लेकिन कुछ अलग राय भी हैं, जैसे आपने कहा विद्वानों की। हाँ, कुछ विद्वान हैं जैसे B शिवा राव। उन्होंने राव के महत्व को इतना माना है कि उन्हें संविधान के प्रधान निर्माता यानी प्रिंसिपल आर्किटेक्ट तक कहा है। ये दिखाता है कि उनके शुरुआती काम को कितना मौलिक माना गया। और हाल में सोशल मीडिया पर, जैसे X पर, ये चर्चा फिर से छिड़ी थी।
ये मैंने भी देखा। कुछ पोस्ट्स में राव के योगदान को हाईलाइट करने की कोशिश थी, जो अच्छी बात है, लोगों को पता चलना चाहिए। लेकिन कुछ में ये भी दावा किया गया कि उनका योगदान अंबेडकर से भी ज्यादा था। ये कितना सही है? देखिए, राव के काम को जानना और उसकी सराहना करना एक बात है, लेकिन ये कहना कि उनका योगदान अंबेडकर से ज्यादा था, ये दावे अक्सर बिना किसी ठोस ऐतिहासिक सबूत के होते हैं। अच्छा। ऐतिहासिक तथ्य तो यही दिखाते हैं कि राव सलाहकार थे जिन्होंने वो बेस ड्राफ्ट तैयार किया। अंबेडकर उस समिति के नेता थे जिसने उस ड्राफ्ट को परखा, बदला और अंतिम संविधान बनाया। दोनों के रोल एक दूसरे के पूरक थे, कंपटीशन में नहीं। तो कुल मिलाकर हम क्या समझें? सार क्या है इस पूरी चर्चा का? सार ये है कि सर BN राव भारतीय संविधान के निर्माण में एक नींव के पत्थर जैसे थे। एक विद्वान, एक सलाहकार जिनका दुनिया भर का ज्ञान और कानूनी समझ बहुत कीमती थी। उनके बिना शायद वो शुरुआती ढांचा इतनी अच्छी तरह नहीं बन पाता। और डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका? डॉक्टर अंबेडकर निर्विवाद रूप से संविधान के मुख्य निर्माता थे, चीफ आर्किटेक्ट। उन्होंने न सिर्फ उस ढांचे को अंतिम रूप दिया, बल्कि उसे सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों से भरा, उसे भारत की आत्मा दी। राव का योगदान एक बेहद महत्वपूर्ण सहायक विशेषज्ञ का था। यहाँ एक सोचने वाली बात ये निकलती है ना, जब हम संविधान बनाने की इस पूरी प्रक्रिया को देखते हैं, जहाँ राव जैसे विद्वान सलाहकार और अंबेडकर जैसे दूरदर्शी नेता मिलकर काम कर रहे थे। हाँ। तो क्या ये हमारे इस मौलिक दस्तावेज के प्रति हमारी समझ और सम्मान को और गहरा नहीं करता? ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग तरह की प्रतिभाएं जब मिलती हैं तो कुछ महान बनता है। बिल्कुल, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक सामूहिक प्रयास का नतीजा था, जिसमें हर किसी की अपनी अहम भूमिका थी।